हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उषादीप एकेडमी पे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, जिसमें हम लोग एक शॉट में सॉलिड स्टेट में जो भी पढ़ना है वो सारे एस्पेक्ट देखेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा में हम अच्छे से सॉलिड स्टेट को रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो हम ये जानते हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड उसमें से वो स्टेट है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में हाईली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं और उनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। मतलब सबसे बंधा हुआ जो फॉर्म है मैटर का वो कौन सा है, सॉलिड। तो वही देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में लिखा हुआ है हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, सॉलिड में। इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड का काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड में वो बहुत पास पास होते हैं। और क्या है, डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। सॉलिड का शेप और ज्योमेट्री क्या रहता है, फिक्स रहता है। लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका शेप वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, लेकिन सॉलिड का शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या रहता है, फिक्स रहता है। कोई भी इसका पार्टिकल मोशन नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ऑसिलेटरी मोशन। सॉलिड में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा मोशन परमिट है, ऑसिलेटरी मोशन। सपोज एक आयरन का क्या है, पीस है, उस पर अगर हम हथौड़े से मारे तो वहाँ का पार्टिकल बस अपने मीन पोजीशन पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो कहीं भी मूव करके नहीं जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए सॉलिड के। अब देखते हैं हम सॉलिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ये 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, 5 मार्क में पूछा भी जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो दोनों को समझते हैं एक एक करके, ये चीज़ है क्या। तो बेसिकली हम ध्यान रखेंगे कि सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। सबसे पहला है शेप। तो शेप की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप फिक्स होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब है कि जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। शार्पली वो सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के साथ वैसी बात नहीं है। तीसरा क्या है, क्लीवेज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम कट करते हैं तो वो क्या होगा, एक शार्प एज मिलेगा। जैसे ही उसको कट करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप कोई भी उठा ले, आयरन उठा ले, आयरन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको कट करते हैं तो क्या मिलता है, कॉर्नर जो मिलता है वो शार्प मिलता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, वो खुरदुरा मिलेगा, अंडुलेशन मिलेंगे उसके सरफेस पे। एन आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखेंगे ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो ये है कि अगर हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यदि सेम हो जाए तब उसको हम आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। सपोज दैट एक सॉलिड का टुकड़ा ले लिए हैं, ये सॉलिड का टुकड़ा है, और हम मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं। तो इधर भी मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गया है, म्यू, इधर भी क्या है, म्यू, इस डायरेक्शन में भी क्या है, म्यू। तो सारे डायरेक्शन में म्यू का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, सेम मिल रहा है। तो वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो सारे डायरेक्शन में क्या हो जाए, एक सॉलिड के लिए क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस सॉलिड को हम बोलेंगे क्या हो जाता है, वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एमॉर्फस सॉलिड तो आइसोट्रॉपिक होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हाई होता है और एमॉर्फस सॉलिड के लिए हाई नहीं होता है। नेचर की बात करें तो जो सॉलिड, जो वर्ड सॉलिड को डिफाइन करता है वो एक्चुअली में हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, यही हमारा ट्रू सॉलिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, जो ट्रूली सॉलिड की तरह बिहेव करता है। एमॉर्फस सॉलिड है तो सॉलिड, लेकिन ये क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहलाता है, और जिसको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, झूठा सॉलिड। देखने में लगता तो सॉलिड की तरह है, लेकिन ये एक्चुअली में सॉलिड नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब है कि ये सॉलिड लिक्विड की तरह भी बिहेव कर जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आ जाएगा, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे NaCl हो गया या आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सब किस में आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की तो इसमें आएगा क्या, ग्लास आ गया,
रबड़ आ गया, ये सब क्या है, एमोर्फस सॉलिड। आप खिड़की पे देखते होंगे कि ग्लास क्या रहता है, ग्लास का अगर विंडो है तो बहुत दिन बाद नीचे की परत क्या होने लगती है, ग्लास की मोटी होने लगती है और ऊपर पतला होने लगता है। तो ग्लास तो है सॉलिड, लेकिन वो क्या किया है, ऊपर से फ्लो करके नीचे चला गया है अंडर द ग्रेविटी। तो यही इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। तो हमारा ट्रू सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्यूडो सॉलिड है एमोर्फस सॉलिड। तो ये दो तरह के सॉलिड हो गए, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोगों ने बांट दिया सॉलिड को दो तरह में, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में। अब हम देखेंगे अपने ट्रू सॉलिड में कितने टाइप होते हैं। ट्रू सॉलिड कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बदौलत हम बताते हैं कि कौन सा सॉलिड क्या है। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, और दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करता है कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड किस प्रकार में आएगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड दिमाग में आते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये तीन तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने ही का मतलब है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नॉन पोलर होगा, है ना, पोलरिटी के कारण नहीं होगा, सिंपल वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग कभी कभी लंदन फोर्स भी बोल देते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, लंदन फोर्स काम करेगा। तो ये क्या होंगे, काफ़ी सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी कम है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, और ये सॉफ्ट होंगे नेचर में, जैसे CO2, CH4, I2। और ये सब सॉलिड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेंगे, आपको लिक्विड के रूप में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलर। तो पोलर क्या होता है, HCl, SO2, NH3, ये सब हो गया पोलर। इसमें क्या होगा, इसमें भी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगता है, लेकिन चूंकि इसमें क्या आ गया है, पोलरिटी HCl, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो एक डाइपोल जनरेट हो जाता है और उसके बीच के इंट्रैक्शन से क्या लगता है, इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में, पोलर वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या लगता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लगता है। और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा होगा, बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, तो आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये काफ़ी हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। कौन सा, आयोनिक सॉलिड। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, NaCl, Na+ और Cl- के बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है, आयोनिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड क्या हो गया, सिंपल मेटल से बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल होंगे, और उससे बना हुआ सॉलिड क्या कहलाएगा, मेटालिक सॉलिड। जैसे आयरन का पीस ले लो, कॉपर का पीस ले लो, एल्युमिनियम का पीस ले लो, ये सब कैसे हैं, मेटालिक सॉलिड हैं। उसके बाद आता है कोवैलेंट सॉलिड या जियांट मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होगा, तो इसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट इन नेचर होगा, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होगा उनके बीच में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये कैसे हैं, जियांट मॉलिक्यूल बोल दो या इसको क्या बोल दो, कोवैलेंट सॉलिड, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। याद रहे कि डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायमंड में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो सॉलिड स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सॉलिड किस तरह से स्पेस में अरेंज होता है, उसके पार्टिकल किस तरह से 3D ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो लिखा हुआ है रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में 3D अरेंजमेंट जो होगा पॉइंट का, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और सॉलिड को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो इसी क्रिस्टल लैटिस पे कहाँ रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस को सिंपल भाषा में हम बोलेंगे क्या है, ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, किसका, पॉइंट का इन स्पेस। लैटिस पॉइंट क्या है,
तो क्रिस्टल लैटिस में जो वही पॉइंट है, हर पॉइंट रेगुलर जो अरेंजमेंट है, तो उसी हर एक पॉइंट को जो कि क्रिस्टल लैटिस में अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए। क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए जो पॉइंट अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। और यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, सबसे छोटा यूनिट है किसका? क्रिस्टल लैटिस का। तो सॉलिड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और एक ही पैटर्न क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। तो उसमें से सबसे छोटा पैटर्न जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि क्यूबिक ही हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्यूबिक के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। तो ठीक है, क्यूब के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो क्यूब क्या होता है? क्यूब इस तरह से होता है। ये क्या क्या है हमारा? क्यूब। इसमें 6 पैरामीटर होते हैं, ए बी सी, अल्फा बीटा एंड एक इसको भी बता सकते हैं गामा, यहीं पे ले लें, अल्फा बीटा एंड गामा। तो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इन्हीं 3 साइड और 3 एंगल को अगर हम क्या करें? चेंज करें, तो क्यूब से दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या होगा? बनेगा। हम जानते हैं क्यूब में ए बी सी तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो इसी 6 पैरामीटर को बदल बदल के अलग अलग क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है। और उसमें कौन कौन सा यूनिट सेल है? तो इस हिसाब से 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। ब्रेविस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे सिचुएशन को एनालाइज किया और इतना ब्रेविस लैटिस उन्होंने क्या किया? बनाया कि इतना सारा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सॉलिड का पॉसिबल है। तो उन्हीं के नाम पर 14 ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है और 7 क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में बांटा गया, एक प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो यूनिट सेल का है वो यही है, या तो सिंपल होगा नहीं तो क्या होगा? सेंटर्ड होगा। सिंपल यूनिट सेल जब भी होगा तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। और यदि किसी दूसरे यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी कहीं और प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम लोग बोल देंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल एंड व्हाट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। हम क्यूबिक के रेफरेंस में लेके चलेंगे तो बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा। यही अगर सेंटर्ड हुआ तो अब नाम से पता चलेगा कि कॉर्नर के अलावा और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अगर क्यूबिकल के रेस्पेक्ट में ले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यही इसको किससे डिनोट करते हैं? एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो अगर सिंपल की हम बात करें, सिंपल यूनिट सेल और उसमें भी कैसा? क्यूबिकल। तो एक क्यूब बना लेते हैं, ये अपना क्यूब हो गया। क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो 8 कॉर्नर पे सिंपल को क्या बताए हैं हम? सिंपल में सिर्फ एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। तो अगर बात सिंपल की हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होगा प्रेजेंट? कॉर्नर पे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको डिनोट करते हैं एससी, शॉर्ट फॉर्म में एससी। अब अगर बात करें हम सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो सेंटर्ड में
कॉर्नर के अलावे भी और जगह एटम प्रेजेंट होंगे। एटम को हम लोग यहाँ किससे दिखा रहे हैं? स्फीयर से। मान के चलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो सिर्फ कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट होगा, इसके अलावे भी और जगह प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो नाम से ही स्पष्ट है बॉडी सेंटर। तो क्यूब का एक ही बॉडी सेंटर होता है बीच में। सपोज अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम के एकदम बीच में जो सेंटर है रूम का, उसी को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे और एक एटम प्रेजेंट होगा क्यूब के बॉडी सेंटर पे। जैसे सारे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, और एक कहाँ हो गया? बॉडी सेंटर में, क्यूब के बीच में। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया बीसीसी। अगर बात करें हम एफसीसी की, तो नाम से ही स्पष्ट है क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात कर रहे हैं एफसीसी की, तो उसमें कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में क्यूब के जितने भी फेस हैं सारे फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बताइए क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन क्यूब कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन क्यूब। तो ये जब भी देखना हो तो हम सोचेंगे कि हम कहाँ हैं? एक रूम में हैं, और एक रूम में देखना है तो चारों दीवार हो गया, एक फर्श हो गया और एक क्या हो गया? छत हो गया। तो 6 फेस होते हैं क्यूब में, ठीक है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और 6 फेस के सेंटर पे भी अगर एटम प्रेजेंट होगा तब उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, और वो भी कैसा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? एक ऊपर वाले फेस पे। इस क्यूब में मान लो ऊपर क्या है? छत, नीचे क्या है? फर्श, और चारों दीवार के सेंटर पे 1 2 3 और 4। तो ये कैसा हो गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर पर तो होगा ही, और 2 अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सारे जगह प्रेजेंट नहीं होगा, ये तो एफसीसी हो जाएगा। सारे कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, और मान लो अगर एक फर्श पे है तो एक एटम कहाँ होगा? छत पे। एक अगर इस साइड वाले दीवार पे है तो दूसरा एटम कहाँ होगा? उस साइड वाले दीवार पे। अपोजिट फेसेस पे 2 एटम। तो ये कहलाएगा क्या? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और हम पहले बता दिए कि ABC मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल को चेंज कर करके हम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, और उसमें कौन कौन सा यूनिट सेल पॉसिबल है इसके आधार पे 14 ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल होते हैं टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो ये सारे चीज़ हमको जानना है, और इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, और वो ट्रिक क्या है? सी टॉम देयर, CTOMTHR, सी टॉम देयर। और यही 7 लेटर है, और यही क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम है। लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक सी टॉम देयर। सी से हो गया क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल। तो ये टोटल 7 हमारे पास क्या आ गए? क्रिस्टल सिस्टम आ गए। और जैसे ही कोई भी क्रिस्टल सिस्टम आता है तो हम ये जानने में उत्सुकता रखते हैं कि उसमें ABC और अल्फा बीटा गामा किस तरह से है, तीनों बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री के बराबर एंगल है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हम सजा लिए सी टॉम देयर। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? क्यूबिक। तो ऊपर जो भी है तो ऊपर हम लिख देंगे A बराबर B बराबर C। क्यूबिक में हमको पता ही है, क्यूब एक डाइस ले लो, उसमें तीनों साइड क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो A बराबर B बराबर C। रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल ये सबसे नीचे है, तो इसमें भी होगा A बराबर B बराबर C। उसके बाद ऊपर से एक नीचे है टेट्रागोनल, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। नीचे से ऊपर जाएंगे हेक्सागोनल, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। और बीच में तीनों साइड बराबर नहीं होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एक एक करके भी हम मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक का हमको पता होता है कि इसमें तीनों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या करना है? सिर्फ तुमको क्यूब को प्रेस कर देना है, बस हल्का सा क्यूब को क्या कर देना है? प्रेस कर देना है। तो उससे साइड में कोई बदलाव नहीं आएगा, A बराबर B बराबर C ही रहेंगे, वहाँ भी सिर्फ एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब एंगल 90 डिग्री नहीं रह पाएगा। तो इन दोनों केसेस में A इक्वल टू B इक्वल टू C। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल को जब भी समझना हो तो इसको हम क्यूबॉइड समझते हैं। टेट्रागोनल एक कोलगेट का डब्बा के रूप में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कोलगेट के डब्बा में क्या होता है?
लेंथ और विड्थ दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन हाइट क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। तो दो पैरामीटर सेम है, दो साइड क्या है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। उसी तरह से ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में भी क्या होता है, नीचे हेक्सागोन में ए बराबर बी होगा, लेकिन हाइट क्या होगा, सेम नहीं होगा। अब एंगल की बात कर लेते हैं, तो क्यूबिक ले लो, तो क्यूबिक में तो तीनों क्या होते हैं, बराबर, और तीनों इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या हम मान रहे हैं, कॉलगेट का डब्बा मान रहे हैं, ठीक है। तो कॉलगेट के डब्बा में ए बराबर बी होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है, लेकिन इसमें एंगल तो 90 डिग्री के बराबर ही है। कॉलगेट के तीनों साइड के बीच में एंगल देखेंगे तो वो क्या आएगा, कॉलगेट के डब्बा में 90 डिग्री के बराबर ही। ऑर्थोरोम्बिक, ये प्योर क्यूबॉइड है, इसको हम लोग माचिस से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्यूबिक क्या हो गया हमारा, डाइस। टेट्रागोनल जब भी मन में आए तो क्या सोचेंगे, कॉलगेट का डब्बा। और जब भी ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर मन में लाना है तो हम सोचेंगे माचिस का डब्बा। तो तीनों ही केसेस में अल्फा बीटा गामा तीनों कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। मोनोक्लिनिक में अल्फा बराबर गामा तो बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक, जब भी बात आए ट्राइक्लिनिक की तो ये क्या है, मोस्ट डिस्टर्ब्ड क्यूब है। क्यूब को इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है कि इसमें ना तो ए बी सी आपस में बराबर, ना अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है, और ना ही तीनों 90 डिग्री के बराबर है। हेक्सागोनल समझना है तो हेक्सागोनल को ऐसे समझ सकते हैं, एक हेक्सागन नीचे बना लीजिए, हेक्सागोनल प्रिज्म बना दो, इस तरह से बन जाएगा, दिख रहा है। एक हेक्सागोन और उसी को एक हाइट दे दिए हैं, तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है ए बराबर बी तो है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, बट ये सी बराबर नहीं है, तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। अगर एंगल की बात करें तो देखिए दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, कौन कौन, यहां पर ले लो, तो एक ये एंगल, हेक्सागन नीचे है और हाइट ऊपर है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक हेक्सागन का एंगल। हेक्सागन का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो जो प्लेन में होगा वो 120 डिग्री बनाएगा, और हाइट के साथ दोनों ही साइड क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना है, 120 डिग्री। लिखा हुआ है अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना है, 20 डिग्री इन केस ऑफ हेक्सागोनल। टेट्रागोनल मतलब कॉलगेट का डब्बा, तो उसमें ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में हम क्या सोचेंगे, माचिस। तो माचिस के डिब्बा में क्या होता है, प्योर क्यूबॉइड है वो, ए बराबर बी नहीं होता है, ना ही सी के बराबर होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन उस केस में क्या होता है, एंगल तीनों 90 डिग्री के बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से हम सारे क्रिस्टल लैटिस को मेमोराइज कर सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कितना यूनिट सेल पॉसिबल है। तो क्यूबिक में ध्यान रहे 3 पॉसिबल है, कौन कौन, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 ही पॉसिबल है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक स्टार कर लेंगे, ये एक ऐसा अकेला क्रिस्टल लैटिस है जिसमें चारों यूनिट सेल पॉसिबल है, कौन कौन, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फिर मोनोक्लिनिक में 2 ही पॉसिबल है, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड, और बाकी तीनों में एक एक ही पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से अगर हम जोड़ें तो यहां पर लिखा हुआ है सी टॉम देयर, क्यूबिक में कितना, 3 दिख रहा है, 3 यूनिट सेल पॉसिबल है। टी में, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक अकेला क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कितना है, चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर हम सबको ऐड करें तो टोटल मिला के कितना आएगा, 14। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। तो याद रखेंगे सी टॉम देयर, टॉम एक बिल्ली भी समझ सकते हैं, तो हम कह रहे हैं किसी को सी टॉम देयर, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, टॉम, बिल्ली को ही हम लोग दिखा रहे हैं। तो टॉम में मैक्सिमम यूनिट सेल होंगे 4, 2 6 और 2 8। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 8 यूनिट सेल तो सिर्फ किस में आ जाएगा, टॉम। बाकी क्यूबिक में याद रहता है कितना हो गया, 3, और बाकी उधर के तीनों लेटर में क्या होगा, 1 1। तो टोटल मिला के हो गया 14।
तो इस तरह से 7 क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस हम मेमोराइज कर लेते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल भी देखने हैं जो रेयरली कभी कभी एग्जाम में पूछता है, फ्रीक्वेंट नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ पे नहीं कराया गया है, तो उसके लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हैं और एक आध एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एटम कहाँ कहाँ पे यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे और वो कितने क्यूब के द्वारा शेयर किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट होता है वो यूनिट सेल होता है। तो एक ही क्यूब नहीं होंगे, एक क्यूब के आगे भी क्यूब होंगे, उसके पीछे भी क्यूब होंगे, ऊपर भी क्यूब होंगे, नीचे भी क्यूब होंगे, इस साइड भी क्यूब होंगे और बगल में भी क्यूब होंगे। तो अगर कोई एटम प्रेजेंट है कहीं पे भी, एटम को हम कैसा मानते हैं, स्फीयर, तो अगर क्यूब में वो कहीं पे प्रेजेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी क्यूब का हो। एक एटम बहुत सारे क्यूब के द्वारा शेयर किया जा सकता है और ये डिपेंड करता है कि वो एटम क्यूब में कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर पर का एटम 8 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाएगा। सपोज दैट ये एक क्यूब है और मान लेते हैं कि इस कॉर्नर पे एक एटम है। सिंपल क्यूबिक हो या कोई भी फेस सेंटर्ड भी हो तो कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही। और ये कॉर्नर का एटम ये सिर्फ इसी क्यूब का नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा सा हिस्सा है। कैसे कैसे और क्यूब होंगे, अगर आप विजुअलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब जस्ट इसके आगे होगा, फिर इस साइड है तो एक क्यूब इधर होगा और फिर एक क्यूब इधर होगा, 4 क्यूब हो गए, और फिर वही लेयर सेम ऊपर होगा, तो 4 और 4 8 क्यूब हो गए। तो ये जो कॉर्नर का एटम है ये 8 क्यूब के द्वारा शेयर हो रहा है। तो इस क्यूब के पास इसका कितना हिस्सा है, यही कहलाता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब ये एक एटम तो है लेकिन ये सिर्फ इस यूनिट सेल का नहीं है, क्योंकि ये 8 और क्यूब द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो कितना एटम इस यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा वही कहलाता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमको ये निकालने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि एक यूनिट सेल में कितना एटम हमारा आ रहा है। तो उसके लिए अलग अलग सिनेरियो दिया हुआ है और बताया गया है कि वो कितने क्यूब द्वारा शेयर होता है। तो कॉर्नर पर का क्यूब कितने क्यूब द्वारा शेयर होगा, कॉर्नर पर का एटम 8 क्यूब के द्वारा। तो इस क्यूब के पास इस एटम का कितना हिस्सा होगा, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट होगा, है ना। 1/8 हिस्सा होगा किसका, इस एटम का इस क्यूब के पास। उसी तरह से सपोज कर ले कि अगर कोई फेस पे है, यही क्यूब मान लो और यहाँ पे मान लो कि फेस पे कोई एटम है, ये फेस पे, तो ये तो बस 2 क्यूब के द्वारा शेयर होगा। कौन कौन, एक ये क्यूब और एक इसके जस्ट जो ऊपर आएगा उस क्यूब के द्वारा। तो फेस पर का जो एटम होता है वो 2 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता है। तो इसके पास इसका कितना हिस्सा है, तो 1/2 होगा, क्योंकि ये 2 क्यूब के द्वारा ही शेयर किया जा सकता है। तो इस यूनिट सेल का इसमें से जो हिस्सा है वो हाफ है, 50% इस एटम का इस क्यूब के पास है और 50% ऊपर वाले क्यूब के पास होगा। सपोज अगर एज पर कोई एटम है, एज मतलब किनारा, किनारे पे कोई एटम है तो वो कितने क्यूब द्वारा शेयर किया जाता है, 4 क्यूब। आप समझ भी सकते हैं। सपोज अब ये हटा देते हैं, सपोज यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे है एज पे, अब ये एज पर कोई एटम है, स्फीयर ही है, तो ये 4 क्यूब द्वारा शेयर किया जाएगा। कैसे, एक तो ये है, एक इसके बगल में बोर्ड से बाहर और 2 फिर ऊपर, 4 क्यूब हो गए। तो ये 4 क्यूब द्वारा शेयर किया जाएगा। तो इस क्यूब के पास इसका कितना पार्ट होगा, तो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ओनली। अब मान लेते हैं बॉडी में है, तो बॉडी क्या होता है, मतलब पेट में है, इस क्यूब के पेट में है, अंदर में है। यहाँ पे मान लो कोई एटम है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट सेल है ये इस एटम को क्या कर गया है, खा गया है। वो एटम उसके पेट में है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का हिस्सा बनता है इस एटम पे, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा एटम इसी क्यूब का है, तो इसलिए इसका पूरा 100% मतलब 1 किस में होगा,
एक ही क्यूब द्वारा शेयर किया जाएगा। अगर कोई एटम किस में आता है, बॉडी में, उसी क्यूब का वो 100% हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से इतनी जानकारी से अब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिफरेंट केसेस में। कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, एफसीसी में कितना होगा, बीसीसी में कितना होगा। तो जब भी बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का, तो हम बस ये सोचेंगे कि उस यूनिट सेल के पास कितना एटम है, वो यूनिट सेल कितने एटम को अपने अंदर रखे हुए हैं, वही कहलाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। और दूसरा टर्म जो साथ साथ देखेंगे वो है पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस को हम कैसा मान के चल रहे हैं, क्यूबिकल। वो एक क्या है, क्यूब है, और उसमें एटम कॉर्नर पे होंगे, फेस पे होंगे या बॉडी में होंगे, अलग अलग जगह पे क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस क्यूब का सारा हिस्सा उस स्फीयर से भरा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो कितना हिस्सा भरा हुआ है वही क्या कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। कितना डेंसली पैक्ड है। सपोज क्यूब का वॉल्यूम है कुछ, उसमें कितना वॉल्यूम किसका है, एटम का, यानी का स्फीयर का। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितना स्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है उस क्यूब में और कितना क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। तो उस तरह से हम अलग अलग केस में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। और हम लोग पहले देख चुके हैं, जब भी वर्ड आएगा सिंपल या प्रिमिटिव, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि एटम जो प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिट सेल के कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। तो अब बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। यही है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक क्यूब है और इसमें सिंपल वर्ड यूज कर दिया गया है प्रिमिटिव। तो एटम कहां पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। टोटल कितने एटम हो गए, 8 एटम दिख रहे हैं। अब कितना एटम इसके पास है ये कौन सा डिसाइड करेगा, ये फैक्टर डिसाइड करेगा। तो ऐसा हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसमें जेड की वैल्यू बताना कितना है, जेड इक्वल टू क्या, तो जेड जो नोटेशन है वो किसका है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे है तो 8, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि हर कॉर्नर का जो एटम है वो सिर्फ इसी क्यूब का नहीं है, वो और 8 क्यूब के द्वारा क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। तो कॉर्नर के क्यूब का 1/8 पार्ट ही किसका हिस्सा है, इस क्यूब का हिस्सा है। तो हम सारा कॉर्नर का एटम है तो इसमें किससे गुना कर देंगे, 1/8 से, मतलब टोटल कितना हो गया, 1। तो देखने में लग रहा है कि 8 एटम है इस क्यूब के पास, लेकिन 8 का 8वां हिस्सा मिलके कितना हो गया, 1। इस क्यूब का 8वां हिस्सा, इस क्यूब का 8वां हिस्सा, इस तरह से टोटल 8 क्यूब का 8वां हिस्सा, और सब जोड़ के कितना हो जाएगा, 1। तो जेड हमारा निकल के क्या आ गया, 1। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना हो तो पहले तो देख लो कि कितना एटम दिख रहा है वो लिख दो, और वो कितने क्यूब द्वारा शेयर किया जा रहा है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पे लिख देंगे। कॉर्नर का एटम है वो 8 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता है, तो एक क्यूब के पास उसका 1/8 पार्ट। तो इस तरह से जेड निकल के आ गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो हम निकालेंगे वो निकालते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जहां पे ए क्या है, तो ए है क्यूब का एज लेंथ, और आर क्या है, तो आर है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों कॉर्नर के एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टच करते हैं। ऐसे गेंद रखा होगा, एक गेंद ऐसे, एक गेंद ऐसे, एक गेंद ऐसे, एक गेंद ऐसे, ठीक है। दोनों कॉर्नर का एटम क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे, कॉर्नर एटम टचेस ईच अदर।
तो इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम निकाल सकते हैं ए और आर के बीच में रिलेशन। मान लो ये दोनों कॉर्नर है, 1 और 2, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसका हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दोनों क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को टच कर रहा होगा। 2 कॉर्नर एटम टचेस ईच अदर। तो टच करा देते हैं 2 कॉर्नर एटम को, एक ये और एक ये। यहाँ पे सपोज ये टच कर रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। ये टोटल एज लेंथ कितना है, ये ए है। क्यों? क्योंकि एक ही साइड पे दोनों एटम है ना। तो ये क्यूब का एज लेंथ हो गया ए। ये क्या है, आर, इस स्फीयर का रेडियस, और ये क्या है, आर, इस स्फीयर का रेडियस। तो क्लियरली यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r। तो वही लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 2r। तो हम समझ गए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आता है, 1। और ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू 2r। अब तीसरा इसका जो मेन पहलू निकालना है हमको, वो क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो कितना कंप्लीट स्फीयर है इस क्यूब के अंदर, किसका, स्फीयर का, वो क्या कौन बताएगा हमको, जेड की वैल्यू बताएगी। अगर सिंपल क्यूबिक है तो टोटल कितना स्फीयर उस क्यूब के अंदर है, 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन जब भी निकालना हो तो ये चीज याद रखेंगे, जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। गुड, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं जेड गुना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड क्या है, ए, और इसका क्यूब। अब चूंकि हम पार्टिकुलरली चर्चा कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक का, तो इसमें हम लोग जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, 1। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और ए और आर का रिलेशन भी हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, कि सिंपल क्यूबिक जब भी होता है तो 2 कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच करता है, वहां से ए और आर में रिलेशन निकल के आता है, ए इक्वल टू 2r। तो इसको हमको एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए 2 अननोन है, एक आर और एक ए, तो इसका कटना जरूरी है। तो हम ए को किस में कर लेंगे, आर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए बराबर 2r, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2r का होल क्यूब। यहां से जो निकल के आएगा वो देख लीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कट गया, और नीचे क्या बच गया, 8। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, कितना निकल के आ जाएगा, π/6। तो यही हमारा निकल के आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू π/6। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये कितना निकल के आता है, 0.52। कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52%, 0.52 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 52। तो 52% स्पेस जो है वो भरा हुआ है किससे, स्फीयर से, एटम से, और बाकी जो 48% है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक में खाली है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ये 3-4 चीजें हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या इस पर लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल क्यूबिक जैसे ही दिमाग में आएगा तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में रिपीट हो जानी चाहिए। जैसे सिंपल क्यूबिक, तो कॉर्नर पे एटम सिर्फ प्रेजेंट होंगे और कहीं भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना निकल के आएगा, 8 कॉर्नर, सबका 1/8, तो टोटल 1। ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होगा इसमें, तो जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां से ए और आर के बीच का रिलेशन निकल के आ जाता है, ए इक्वल टू 2r। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है π/6 या 0.52। ठीक है, परसेंटेज में 52% और वाइड परसेंट कितना हो गया, 48% उसमें खाली है। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक। अब उसी तरह से देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
जैसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की चर्चा होगी तो हमारे दिमाग में ये क्लियर पिक्चर बन जाना चाहिए कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो वर्ड यूज हो गया है सेंटर्ड, तो कॉर्नर पे तो होंगे ही और कहीं भी प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो फेस सेंटर्ड है तो सारे फेस के सेंटर पे, 6 फेस है और सारे फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे। हो गए? तो ये हमारा बन गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो बारी बारी से इसके पूरे एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझे फेस सेंटर्ड है तो कॉर्नर के अलावे भी एटम प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे। अब जो दूसरा निकालेंगे हम, वो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? देखते हैं एटम कहां कहां प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है? 8 एटम। और कॉर्नर का एटम 8 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता है, तो एक क्यूब के पास उसका 1/8 प्लस फेस पे कितने एटम प्रेजेंट है? 6। लेकिन 6 का 6 इस क्यूब का नहीं है, उसका 50% ही होगा, क्योंकि फेस का एटम 2 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता है, तो इसका 1/2। तो ये निकल के आ गया 1 + 3 = 4। तो ये रट लेंगे कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है, रट लेंगे जब भी बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके रट लेंगे। हम इतना बार प्रैक्टिस करेंगे, इतनी बार चीज़ों को समझेंगे कि वो खुद ब खुद हमको क्या हो जाए, हमारे मेमोरी में सेट हो जाए, मेमोराइज हो जाए। ठीक है? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जेड कितना निकल के आता है? 4 निकल के आता है। दूसरा अब हम क्या निकालेंगे? ए और आर के बीच में रिलेशन। तो इसमें याद रखेंगे कि ये दोनों जो कॉर्नर का एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो फिर कौन कौन टच करता है? तो ये तीनों टच करता है, 2 कॉर्नर का और एक फेस के सेंटर का। ये तीनों एटम जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? टच करता है। तो यहां से देखो बच्चों, कितना रेडियस आ गया? 2r, एक 3r और एक 4r, 4r आ गया लेंथ। और ये है क्या? तो इस क्यूब का डायगोनल है, फेस डायगोनल है इस क्यूब का, और वो कितने के बराबर होता है? √2a के बराबर होता है। तो 4r = √2a। ये हमारा निकल के आ गया ए और आर के बीच में रिलेशन। तो फेस सेंटर्ड जब भी बात करेंगे तो 4r = क्या हो जाएगा? √2a। अब क्या निकालना है हमको? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? z × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यही पढ़े हैं। z कितना है? 4, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एफसीसी की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³, लेकिन a को हम किस में चेंज कर देंगे? r में। और कैसे हो जाएगा? 4r/√2 का होल क्यूब। सब कट के जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? π/3√2। यहां से भी देख सकते हैं कितना निकल के आ गया, ये π/3√2। और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0.74। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आएगा किसके केस में? फेस सेंटर्ड के केस में वो निकल के आया 0.74, जो कि ऑब्वियसली किससे ज़्यादा है? सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा है। इवन ये मैक्सिमम वैल्यू है क्यूबिक यूनिट सेल में। जो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है वो फेस सेंटर्ड में ही निकल के आता है, और वो कितना निकल के आता है? 0.74। और चूंकि ये पैकिंग फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा क्लोजली हम क्यूब को पैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए एफसीसी को हम सीसीपी भी बोल देते हैं। सीसीपी का मतलब ही होता है क्यूबिक क्लोज पैक। इससे ज़्यादा क्लोजली पैक हम नहीं कर सकते हैं क्यूब में, इसलिए एफसीसी को क्या बोल देते हैं? सीसीपी। तो सीसीपी में कितना आ गया पैकिंग फ्रैक्शन? 0.74। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना आ जाएगा? 74%। अगर एम्प्टी स्पेस की बात करें वो कितना होगा? 26%। 100 में से घटा देना है। तो ये हो गई बात एफसीसी की। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीसीसी की। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
तो आ जाइए बात कर लेते हैं बीसीसी की। बीसीसी में क्या होगा, सारे कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, सिंपल हो या सेंटर्ड हो, कॉर्नर पे एटम रहते ही रहते हैं। अब क्या है, बॉडी सेंटर्ड, तो एक एटम कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पे, क्यूब के बीचों बीच। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जेड, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। 8 कॉर्नर पे है एटम, 8, लेकिन ये 1/8 पार्ट ही है इसका, प्लस एक कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे, और ये 1 पूरा का पूरा इसी क्यूब का है, मतलब पूरा हिस्सा इसी का है, तो 1 ही रह गया। ये क्या हो गया, 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में जो जेड का वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ए और आर के बीच का रिलेशन देखना है, तो इसमें जो होता है वो कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच नहीं करता है, इसमें क्या टच करता है, तो ये देखो बच्चों, ये बीच का जो एटम है, बॉडी पर का जो एटम, वो अपोजिट कॉर्नर के साथ टच करते हैं। ये देख रहे हो, ये तीनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं ए और आर के बीच में रिलेशन। ये तीनों दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन तीनों क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो इस पूरे लेंथ में रेडियस कितना आ जाएगा, 1 आर इसका, 1 आर इसका और 2 आर इसका, 4 आर। और ये है क्या, तो ये क्यूब का बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल क्यूब का हम जानते हैं कितना होता है, √3a। तो ये हो जाएगा 4r = √3a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन r एंड a। अब यदि हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, z कितना है, 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a³, लेकिन a को हम r के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 4r/√3³। रटना कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ समझ के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा, देखो √3π/8, सब चीज़ कट जाएगा और लास्ट में निकल के आ जाएगा √3π/8, जो वैल्यू आएगा 0.68। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंटेज भरा रहता है, 68% भरा रहता है, और 32% क्या रहता है, खाली रहता है। तो आप देख लिए कि सिंपल क्यूबिक हो, एफसीसी हो या बीसीसी हो, सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किस में निकल के आता है, एफसीसी में, 74%। इसलिए एफसीसी को ही कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैक। अब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दो एटम के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसका फॉर्मूला याद रखना है, D = क्या होता है, 2r, एक r इस स्फीयर का और एक r इस स्फीयर का, वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो सकता है दो स्फीयर के बीच में। तो D = 2r। अलग अलग केसेस में a और r के बीच का रिलेशन अलग अलग है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन देगा तो D को वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट देखते हैं, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अभी हम लोग देखे थे पैकिंग परसेंटेज या पैकिंग फ्रैक्शन, कितना पार्ट क्यूब का भरा हुआ है स्फीयर से। अब बात करेंगे हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं हम, यूनिट सेल का। तो मास किसका लेंगे, यूनिट सेल का। वॉल्यूम किसका लेंगे, यूनिट सेल का। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तो क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में किसका मास होगा, क्यूब का। यूनिट सेल में मास किसका होगा, क्यूब का मास होगा। क्यूब बस रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, है ना। क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है, यूनिट सेल है वो, वहाँ पर कुछ वो सिर्फ स्पेस है, उसका कोई मास नहीं होगा। तो मास किसका होगा, मास उस लैटिस पॉइंट पे जो एटम प्रेजेंट है, जो स्फीयर प्रेजेंट है, उसका मास होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल
डिपेंड करेगा कि कितना एटम उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, मतलब Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Z इंटू मास, यही ना। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल तो क्यूब है तो A क्यूब। अब हमको यूनिट सेल का मास नहीं दिया रहता है, हमको दिया रहता है मॉलिक्यूलर वेट। कोई भी कंपाउंड है जैसे NaCl हो गया या कोई और भी कंपाउंड है जो कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो उसमें हमको उस यूनिट सेल का मास ना दे करके क्या दिया रहता है, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है। तो मास कैसे निकाल लेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर Na जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर कि एटम या मॉलिक्यूल का मास है क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो एक एटम का मास क्या होगा, एक यूनिट सेल का मास क्या होगा, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं Z कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए। जहाँ पे ध्यान रहे Z क्या होगा, तो Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी का बात करें तो यहाँ पर Z की जगह पर क्या आएगा 1। यदि फेस सेंटर्ड रहे तो Z की जगह पे 4, और यदि बॉडी सेंटर्ड रहे तो Z की जगह पे 2। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, क्रिस्टल का, वो दिया रहेगा, NaCl है, CaF2 है या कोई और भी है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता होगा। A क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, यहाँ से A और R के बीच का हम रिलेशन भी जानते हैं, है ना। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो कि बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को हम अच्छे से क्या हो गए हैं, समझ गए हैं। एक बार सारे चीज़ों को मेमोराइज कर लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे लिख लेते हैं फेस सेंटर्ड, और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सारे चीज़ का कॉलम क्या करना है, हमको भरना है। यहाँ पे मान लो क्या है, Z, ये मान लो एक कॉलम बना देते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड R। यहाँ पे बना देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और यहाँ पे बना देते हैं डेंसिटी। अब इस कॉलम को हमको क्या करना है, भरना है। बताना शुरू करें। Z सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सारा एटम कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8, Z का वैल्यू 1। रिलेशन बिटवीन A एंड R, सिंपल क्यूबिक में दो कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब A = 2R। पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया था यहाँ पे कितना, 0.52, और डेंसिटी कितना निकल के आएगा, Zm/AQNA। तो Z की जगह पर 1 डाल देते हैं, M/A3Na, सिंपल। FCC में Z का वैल्यू क्या होगा, 4, क्योंकि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। रिलेशन बिटवीन A एंड R, FCC में दो कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दो कॉर्नर का एटम टच करता है बीच वाले फेस पर जो एटम है उससे। तो इस केस में 4R = क्या निकल के आएगा, फेस डायगोनल √2a। पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम निकल के आया था, इसलिए इसको CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक, और वो कितना था 0.74। यदि डेंसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, Zm, Z कितना है 4M/A³ इंटू Na। अब बात करते हैं BCC की। तो BCC में क्या होता है, एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। Z का वैल्यू कितना निकल के आया था, 2। रिलेशन बिटवीन A एंड R, दो अपोजिट कॉर्नर के एटम और एक बीच का जो बॉडी पर का जो एटम था, वो तीनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। तो पूरा ये डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, कितना के बराबर, √3a, और उसमें कितना रेडियस आया, तो बीच वाले का 2R, कॉर्नर का R और इस कॉर्नर का R, 4R। तो ये आ गया 4R = √3a। पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आया था, 0.68। और यदि डेंसिटी की बात करें तो Z का वैल्यू क्या है, 2।
तो ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, पैकिंग इन सॉलिड्स। इसके पहले का टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं सॉलिड में पैकिंग किस तरह से होता है, पैकिंग इन सॉलिड। तो हम जानते हैं कि सॉलिड का जो पैकिंग होता है या सॉलिड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो किस में होता है, 3D में होता है। 3D के क्रिस्टल लैटिस में सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, रहते हैं। तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है 3 डायमेंशनल, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी 1D पैकिंग से। पैकिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल, आप बैग में कपड़ा भी पैक करते हो तो वो भी क्या है, पैकिंग ही है। किसी भी खाली जगह पे किसी दूसरे चीज़ को रखना, यही क्या कहलाएगा, पैकिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड के केस में पैकिंग का क्या मतलब हुआ, हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उस पर हम क्या करेंगे, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो पैकिंग बहुत तरह से हो सकता है, तो उसको समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग से। और हम एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मान के चलते हैं कैसा होता है, वो स्फेयर होता है। तो सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसा है, स्फेयर है। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या करेंगे, हम एक ही लाइन में स्फेयर को क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारे टेनिस का बॉल ले आए हैं, क्रिकेट बॉल, और उसको एक लाइन में क्या कर दिए हैं, सजा दिए हैं। तो उस पैकिंग को हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें क्या होगा, एक गेंद आगे वाले गेंद से टच करेगा और पीछे वाले गेंद से टच करेगा। अगर हम इस गेंद को पकड़ लें, इस बॉल को, तो इस बॉल के नेबर में 2 बॉल आएंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें का हर एटम जो होगा वो उसके 2 नेबर एटम होंगे, एक अगला एक पिछला। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है इन 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है कि उसके पड़ोसी कितने हैं। सिंपल से भाषा में अगर समझे तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना एटम से वो सराउंडेड है। अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो देखेंगे कि ये एटम कितने एटम के द्वारा सराउंडेड है। तो 1D पैकिंग में हर एटम 2 एटम के द्वारा सराउंडेड होता है, एक अगला एक पिछला, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के कितना है, 2 आया। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1D से 2D में कैसे करेंगे, 1D में ही एक और आयाम देंगे, एक और डायमेंशन देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हम इसी 1 डायमेंशनल पैकिंग से करेंगे, लेकिन वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसी लाइन को हम फिर से क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ देख ले, 1D पैकिंग क्या था हमारा, सिंपली ये था, ये है हमारा 1 डायमेंशनल पैकिंग। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाना है इसी 1 डायमेंशनल पैकिंग से, तो बस इसी लाइन को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो फिर से रिपीट कर दिए, फिर से यही लाइन रिपीट हो गया, यहाँ टच करेगा ये, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, तो कोई एक बीच वाले एटम को पकड़ लेते हैं, यही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखो, या इसको ऐसा समझ सकते हो, कितना एटम से घिरा हुआ है, तो एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम। ये देखिए स्क्वायर क्लोज पैक हो गया है ना। इसमें एक ही लेयर रिपीट हुआ है, एक ही लाइन था ए, और उसी को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए, और ये भी क्या है, ए। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, ए डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया, तो कोई भी बीच वाले एटम को उठा के देख लेंगे, वो कितने एटम से टच कर रहा है, 4 एटम से, है ना। उसके सराउंडेड एटम का मतलब है जितने एटम से वो एग्जैक्टली टच कर रहा है, तो 4 एटम से टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आ गया। पैटर्न क्या हुआ, ए पैटर्न है, क्योंकि एक ही लाइन को क्या किए हैं, रिपीट किए हैं। यहाँ पे वाइड जो बन रहा है वो देखो, वाइड कितने एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम से। तो इस वाइड को हम लोग बोल देते हैं टेट्रागोनल वाइड। यहाँ पे जो वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो है टेट्रागोनल
वाइड, क्योंकि ये वाइड 4 एटम से क्या है, सराउंडेड है। इसी 1D पैकिंग से एक दूसरा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो इसी 1D पैकिंग से हमको चलना है, तो पहले ये 1D पैकिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इस लेयर को जस्ट हम नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और सेकेंड लेयर जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। पहला आइटम यहाँ, फिर दूसरा आइटम यहाँ, इस तरह से देखो, ये उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाले पैटर्न को लिख देंगे, है ना। उसके बाद फिर से बीच वाले पैटर्न, एक तरह से फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर डाल रहे हैं, ये टच करेगा और ये भी टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा। तो इस तरह से जो पैकिंग होता है, तो ये एक हेक्सागन बन गया, क्योंकि इसमें अगर किसी भी एटम को उठा के हम देखें, सपोज ये एटम ले लेते हैं, तो ये कितने एटम से घिरा हुआ है, इससे भी टच कर रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये एक हेक्सागन बना देता है, दिख रहा है, ये एक हेक्सागन बना देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें जो पैटर्न है, तो अगर पहला पैटर्न ए है तो दूसरा ए नहीं है, क्योंकि उसको क्या किए हैं, खिसका दिए हैं, तो इसका नाम मान लो बी। तीसरा पैटर्न फिर पहले पैटर्न के जैसा है, तो ये ए बी। तो इसमें जो पैटर्न चलता है वो क्या चलता है, ए बी, ये पैटर्न रिपीट होता है, और इसको क्या नाम देते हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है इसमें, 6। और इसमें जो वाइड बनता है वो देखो, कोई भी वाइड उठा लो, यही वाइड उठा लेते हैं, ये वाइड 3 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए इस वाइड का नाम हम लोग देते हैं ट्रायगोनल वाइड, ट्रायगोनल वाइड। तो ये वाइड कैसा है, ये है वाइड ट्रायगोनल वाइड। तो हम यहाँ तक 2 पैकिंग समझ गए हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल पैकिंग। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक लाइन में हम क्या करेंगे, स्फीयर को सजा देंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। जब 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे तो उसी 1 डायमेंशनल पैकिंग को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाए या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाए। यदि ए पैटर्न रखेंगे, सेम पैटर्न को रिपीट कर देंगे, तब जो हमको मिलेगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगा 2 डायमेंशन में, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 4, और उसमें जो वाइड का फॉर्मेशन होगा वो वाइड होगा टेट्रागोनल वाइड। लेकिन अगर हम 1D पैकिंग से 2D पैकिंग में जा रहे हैं और शिफ्ट कर करके लेयर को डाल रहे हैं, पहला उसके बाद दूसरा, ए बी, इस तरह से अगर पैटर्न रख रहे हैं, तब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 6, और यहाँ पर जो वाइड मिलेगा वो हमको मिलेगा ट्रायगोनल वाइड। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे 3D क्लोज पैकिंग पे, जो कि एक्चुअल में सॉलिड का क्या होता है, पैकिंग इसी तरह से होता है 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन पैकिंग कैसे करेंगे, तो ये 2 डायमेंशन पैकिंग को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन मिलेगा। 1 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन क्या हो गया, ये एक लाइन। 2 डायमेंशन इसी को क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, तो क्या हो गया 2 डायमेंशन। अब क्या बन गया, एक एरिया बन गया, उसी एरिया को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की तरफ। तो 2 डायमेंशन में 2 पैकिंग है हमारा, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्या करें, रिपीट करें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा था, यही था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्या करेंगे, इसी को हम रिपीट करेंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3D फिगर बनाने में यहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। फर्श है, फर्श पे एक लाइन हम क्या कर लिए हैं, बिछा लिए हैं बॉल का, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और उस एक लेयर बन गया है ना, और उस लेयर के ऊपर सेम वही लेयर, फिर सेम वही लेयर, फिर सेम वही लेयर। तो वो जो बन जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या आएगा, इस लेयर के ऊपर जस्ट ऐसा ही लेयर, फिर जस्ट ऐसा ही लेयर, फिर जस्ट ऐसा ही लेयर। तो वो कैसा पैटर्न होगा, ए। ये अगर पूरा क्या है, ए, तो इसके ऊपर भी सेम यही पैटर्न रखना है, फिर सेम यही पैटर्न। तो क्या पैटर्न हो जाएगा, ए पैटर्न।
और ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। और यहाँ पर जो हमको यूनिट सेल मिलता है उस यूनिट सेल का नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ से जो हमको यूनिट सेल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो लिखा हुआ है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा सेम वही लेयर क्या होगा, रिपीट होगा, और वो जो यूनिट सेल हमको बन के आएगा वो बनेगा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब 3D में एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2D में हमारे पास एक और था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर उसको रिपीट करें तब किस तरह से क्या होगा, कौन सा यूनिट सेल हमको मिलेगा वो देखेंगे। तो सेकेंड है फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो स्टेप में यहां पे काम करेंगे। एक तो पहला क्या है, नीचे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ रहे हैं 2 डायमेंशन में, पहला लाइन उसका डिप्रेशन में दूसरा लाइन, फिर पहले लाइन के जैसा तीसरा लाइन, फिर दूसरे लाइन के जैसा चौथा लाइन। अब क्या करेंगे, उस पर हमको सेकेंड लेयर कवर करना है। तो सेकेंड लेयर कवर करने के क्या कर रहे हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो सेकेंड लेयर कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन है, बॉल के बीच में जो जगह है उसमें क्या कर दिए, सेकेंड लेयर पुट कर दिए। इस प्रैक्टिस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब सेकेंड लेयर को हम क्या करते हैं, बिछाते हैं, इस प्रैक्टिस में 2 तरह के वॉइड जनरेट हो जाते हैं। पहला टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से कुछ होता है, ये है हेक्सागन में तो ऐसा ही होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है ना, ये लाइन रहता था और उसके डिप्रेशन में ये। अब क्या होगा, सेकेंड लेयर ऊपर से आएगा और वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो यहाँ पे मान लो ऊपर है, ये देख रहे हो, ये ऊपर है, तो 1 2 3 और उसके ऊपर चौथा, तो बीच में एक जो वॉइड बना उसका शेप कैसा लगेगा, टेट्राहेड्रल की तरह। तो इसलिए उसको बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कितने एटम से मिलके बनता है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड। एक वॉइड और बनता है जिसका नाम है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा रहता है वो देख ले। इसी में एक एटम क्या आएगा नीचे और एक एटम क्या आएगा ऊपर। विजुअलाइज कर पा रहे हो, 4 गेंद है प्लेन में, तो बीच में एक वॉइड बना, ऊपर से एक गेंद है और नीचे से एक गेंद है, तो वो ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया इसका, 6 निकल के आ गया, क्योंकि ये 6 एटम से घिरा हुआ है। तो ये सेकेंड लेयर को हम बिछा दिए हैं फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। अब हमारा काम है थर्ड लेयर को बिछाना। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। सेकेंड लेयर बिछाने के क्रम में 2 तरह के वॉइड जनरेट हुए थे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो तीसरा लेयर जो बिछेगा या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए बिछेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए बिछेगा। तो पहला स्टेप 2 देख लो, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, और वो भी उसमें कौन सा केस आ गया, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए जब थर्ड लेयर बिछाएंगे तो उसमें जो पैटर्न हमको मिलता है वो AB पैटर्न मिलता है, ठीक है। और वो जो यूनिट सेल निकल के आता है वो HCP, इसका नाम क्या होता है, HCP। तो HCP यूनिट सेल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो कब बनता है, जब थर्ड लेयर में हम किसको ढकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तब जो पैटर्न मिलेगा हमको AB पैटर्न मिलेगा, और उस यूनिट सेल का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉसिबिलिटी है कि तीसरा लेयर हम प्लेस करें लेकिन सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करें, कवर करें, और इस केस में जो पैटर्न मिलेगा हमको ABC पैटर्न मिलेगा। एनसीईआरटी में आप फिगर देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज उसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे सीधे दिमाग में हम सेट भी रख सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जैसे ही कवर करेंगे तो पैटर्न जो मिलेगा ABC पैटर्न मिलेगा, और इस केस में जो यूनिट सेल डेवलप होकर निकलेगा वो निकलेगा क्यूबिक क्लोज पैक, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पैकिंग हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। 1 डायमेंशन पैकिंग में क्या होगा,
एक लाइन में बिछा देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आएगा। 2 डायमेंशन पैकिंग में अगर उसी लाइन को सेम रिपीट कर दिए ए तो क्या बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आएगा और वहां जो वाइड का फॉर्मेशन होगा वो टेट्रागोनल वाइड होगा। लेकिन यदि 2 डायमेंशन पैकिंग में हम ए बी पैटर्न रखते हैं तो उसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आता है और इसमें जो वाइड जनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रायगोनल वाइड। उसके बाद जब 3D पैकिंग करते हैं तो 2D लेयर चाहिए, 2D का लेयर होगा उसी को रिपीट करेंगे। तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हूबहू वैसे ही रिपीट कर दिए तो निचला लेयर भी ए, ऊपर भी ए, ऊपर भी ए, क्या हो जाएगा ए पैटर्न, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से अगर हम क्या बनाएं, 3D में जा रहे हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, तो इसमें पहला स्टेप आता है कि सेकेंड लेयर को हमको प्लेस करना है फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो वो कर देंगे, पहले नीचे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिछा लेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को डालेंगे फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। इस प्रैक्टिस में 2 तरह के होल जनरेट हो जाते हैं या 2 तरह के वाइड जनरेट हो जाते हैं। पहला क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड, और दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से घिरा होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 से घिरा होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, एक और चीज लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल वाइड जो नंबर कितने जनरेट होते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2 × Z। वो डिपेंड करेगा किस तरह का यूनिट सेल है। तो 2 × Z फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो निकल के आएगा वो Z के बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बराबर ही होगा, और वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू Z। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर क्या करना है, बिछाना है। सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को क्या करना है, प्लेस करना है। तो 2 तरह से प्लेस कर सकते हैं। यदि टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए प्लेस करें तो पैटर्न बनेगा ए बी पैटर्न, और उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन यदि ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हुए हम थर्ड लेयर बिछाते हैं तब जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनता है ABC पैटर्न, और उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दोनों एक ही बात है। तो अलग अलग यूनिट सेल में ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देता है। तो अगर CCP FCC और HCP तीनों को हम एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 ही निकल के आता है। ठीक है, तो CCP हो FCC हो दोनों तो एक ही है, या फिर HCP भी हो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल के आता है। वहां पर जो एटम होते हैं सराउंडिंग एटम 12 से घिरे होते हैं। ठीक है, BCC को हम विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं। BCC में क्या होता है, एक एटम सेंटर में होता है और सेंटर वाला एटम क्या करता है, 8 कॉर्नर वाले एटम से टच करता है। ये देखे थे, क्योंकि BCC में रेडियस निकाले थे तो 4r बराबर √3a आया था, है ना। तो BCC में बीच का एटम है सेंटर का एटम, और उसका नेबर कितना है, 8। नेबर का मतलब जिससे वो टच करता हो, है ना। घिरा हुआ कितना से उसे मतलब नहीं है, कितना एटम से वो टच करता है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है 8, तो 8 हो गया। और सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 6 होता है। एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2Z एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू Z। एक हम NCERT में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। CCP क्यूबिक क्लोज पैक, यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन बताया गया है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसका लोकेशन बताया गया है CCP में। लोकेशन कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड CCP में अकर करते हैं। तो पहला जो बताया गया है फर्स्ट, वो है एट द एज सेंटर, और दूसरा जो बताया गया है एट बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अगर क्यूबिक क्लोज पैक है तो उसमें कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ये काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला से हम बता देंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड उतना ही होगा किसी भी यूनिट सेल में जितना उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। तो CCP की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने होंगे, 4। ये तो हमको पहले से पता है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना निकल के आना चाहिए, 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड ये 4 निकल के आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर स्पेशल उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है तो वो तो कहीं तो होगा ना। तो सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान में रखना है कि सीसीपी की केस में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो एज के सेंटर पे, एज समझ रहे हो ना, किनारा, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और एक होगा बॉडी के सेंटर पे। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज के सेंटर पे कितना एज होता है ये बताना। क्यूब में कितना एज होता है, टोटल एज होते हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। और हर एज का वाइड हो या एटम हो वो कितने और क्यूब द्वारा शेयर किया जाएगा, तो एज पर का है ना, तो एक क्यूब ये होगा, मान लो ए एज, तो इसके बगल वाला क्यूब और 2 ऊपर वाला क्यूब 4 के द्वारा शेयर होगा। तो एज पर का एटम या वाइड का उस यूनिट सेल में हिस्सा कितना निकल के आएगा, ओनली 1/4। तो 12 तो है लेकिन 12 गुना 1/4 प्लस एक कहाँ पे है वाइड, बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी के सेंटर पे कुछ भी है तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का है। तो यहाँ पे ले लेंगे 1, कितना आ गया 3 + 1 = 4। तो इससे भी हम लोकेशन से भी निकाल लिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना निकल के आएगा, 4। नहीं तो हमको फॉर्मूला तो पता ही है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड = नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड = 2 × नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यदि सीसीपी के केस में ही टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो कितना होगा 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है 4। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सॉलिड स्टेट में कुछ आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमको देखने होते हैं कि उसका कटायन और एनायन किस किस लैटिस पॉइंट पे या कौन से होल में या वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बोर्ड में या फिर नीट या जेई में पूछते रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो पहला हो गया AB टाइप। AB टाइप में क्या आ जाएगा, NaCl, CH_Cl, ZnS। दूसरा है AB2 टाइप। AB2 टाइप मतलब एनायन दुगना होगा किसके रेस्पेक्ट में, कटायन के रेस्पेक्ट में, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया CaF2, इस तरह से कटायन का दुगना क्या होगा अनायन। दूसरा होगा A2B टाइप, यहाँ पे कटायन ही दुगना हो जाएगा अनायन के संख्या से, है ना, Na2O। तो इसको बोल देते हैं एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा फ्लोरीन हो। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ AB2 टाइप, और एंटी फ्लोराइड का मतलब क्या हो गया A2B टाइप। तो Na2O, K2O, ऐसा कोई भी जिसमें कटायन दुगना होगा किससे, अनायन से, वो आ जाएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देखते हैं NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर को। इसमें हमको बस ध्यान रखना होता है कि कटायन कहाँ पे होता है और एनायन कहाँ पे होता है। तो देखो एनायन कहाँ पे गया, CCP लैटिस पे, और कटायन कहाँ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो Cl- है CCP लैटिस पे, तो नंबर ऑफ Cl- पर यूनिट सेल कितना निकल के आएगा, CCP लैटिस में गया तो CCP लैटिस कितना होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल उसका 4, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, तो वो निकल के आ गया 4। मतलब एक यूनिट सेल अगर लेंगे हम किसके स्ट्रक्चर का, NaCl के स्ट्रक्चर में से एक यूनिट सेल को काट के बाहर निकालेंगे तो उसमें जो Cl- आएगा वो संख्या में कितना होगा, 4 Cl- आएगा। Na+ कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो नंबर ऑफ Na+ भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल। अब Na+ जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो CCP लैटिस के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम उतनी ही होती है जितनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकल के आता है। तो CCP में Z का वैल्यू क्या है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे 4, तो नंबर ऑफ Na+ पर यूनिट सेल भी कितने होंगे 4। तो ये बात समझ में आ गई कि NaCl स्ट्रक्चर के अगर एक यूनिट सेल को हम बाहर निकालें तो उसमें 4 Cl- प्रेजेंट होंगे और 4 Na+ प्रेजेंट होंगे। Cl- कहाँ प्रेजेंट होंगे, CCP लैटिस पे, और Na+ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इस तरह से जो ये निकल के आ गया। अच्छा अब ये बताओ NaCl स्ट्रक्चर के केस में
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन है? ये Na+ कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है ना, 6 एटम से वो घिरा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना आ जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- भी क्या होगा? 6 है ना, क्योंकि फॉर्मूला AB टाइप है तो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो ये हो जाएगा Na6 Cl6, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है। ये दिख रहा है Na6 Cl6, ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है। लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं तो बन जाता है NaCl। तो NaCl के बारे में हमारी इतनी समझ क्लियर हो गई कि यहाँ पर Na+ जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होता है Na+ का वो 4 होता है। Cl- Cc लैटिस भी होता है, तो ये भी क्या होता है? संख्या में 4 ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 हो जाएगा क्योंकि एक गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, एक ये लिखा हुआ है कि 2R Na+ और 2R Cl- बराबर A, मतलब दोनों के रेडियस में Na+ और Cl- के रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, तो इसको हम बखूबी समझ सकते हैं। थोड़ा सा हमको नॉलेज है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि अगर CCP लैटिस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे होता है, नहीं तो बॉडी के सेंटर पे। 2 जगह होता है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, अब चलते हैं। तो एज के सेंटर पे है तो दोनों कॉर्नर पे, और CCP लैटिस पर कौन बैठा हुआ है? Cl-। तो एक एज लेंथ में, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक एज लेंथ क्यूब का काट का हम निकाल लिए। ये एज लेंथ कितना है? A। कॉर्नर पे क्या होगा इस एज लेंथ के? CCP लैटिस पे कौन बैठा हुआ है? Cl-। तो यहाँ होगा Cl- और यहाँ भी होगा Cl-। ये है Cl- और ये है Cl-। अच्छा, एज के सेंटर पे क्या होगा? एज के सेंटर पे होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन बैठा होगा? Na+। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं Na+। अब यहाँ से इस फिगर से ये रिलेशन आसानी से हम देख पाएंगे। Cl- कितना है? 2। तो 2 रेडियस है Cl- का, Na+ का डायमीटर है पूरा का पूरा आ गया है, मतलब 2 रेडियस है Na+ का, और वो सब मिलके कितना हो रहा है? एक एज लेंथ के बराबर। तो 2R Na+ प्लस 2R Cl- कितना निकल के आता है? A निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग CaCl स्ट्रक्चर, है ना, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो इसको याद रखेंगे। इसमें जो Cl- होता है वो तो होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल पे, है ना, सिर्फ कॉर्नर पे। सिंपल क्यूबिक लैटिस का क्या मतलब हुआ? Cl- होगा सिर्फ कॉर्नर पे, और Cs+ जो होता है वो होता है क्यूबिक वॉइड में। क्यूबिक वॉइड बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर को, मतलब बॉडी के सेंटर में जो क्यूबिक वॉइड है, बॉडी सेंटर, वहाँ पे है क्या? Cs+। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग CaCl का। Cl- कहाँ पे है? Cl- है सारे कॉर्नर पे, Cl- है सारे कॉर्नर पे, और Cs+ कहाँ है? क्यूबिक वॉइड में। तो यहाँ पर है क्यूबिक वॉइड, ये क्या है? Cs+, और सारे कॉर्नर पे क्या है हमारे? Cl-। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर हम बोले कि Cl- पर यूनिट सेल कितना होगा, तो क्या बताओगे? 1, क्योंकि 8 कॉर्नर 1/8, तो कितना हो जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ Cl- पर यूनिट सेल 1। नंबर ऑफ Cs+ पर यूनिट सेल क्या आएगा? ये भी निकल के 1 आएगा, ये भी निकल के 1 आएगा, क्योंकि एक ही क्यूबिक वॉइड होता है एक क्यूब में। अच्छा, Cs+ कितने Cl- से घिरा हुआ है? ऑब्वियसली 8 से घिरा हुआ है, और 8 को ये क्या करता है? टच करता है, क्योंकि ये कैसा है? बॉडी सेंटर्ड है, और बॉडी सेंटर्ड में बॉडी सेंटर का जो एटम होता है वो कॉर्नर के एटम से क्या करते हैं? टच करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के क्या आ जाएगा? 8, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cs+ का भी 8 और Cl- का भी 8। ठीक है, अगर रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन देखें तो हम जानते हैं कि जब भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो बॉडी सेंटर अपोजिट कॉर्नर के एटम से क्या करते हैं? टच करते हैं, मतलब ये तीनों क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस प्लस 2 इंटू इसका रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? √3a। तो वही लिखा हुआ है
2RCl माइनस प्लस 2RCS प्लस बराबर √3a। अब देख लेते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर जो Ca+2 है और एक आयन क्या है F माइनस, तो Ca+2 जाता है Cc लैटिस में। Ca+2 कहाँ जाता है? Cc लैटिस में। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा Ca+2 के लिए? 4। F माइनस कहाँ जाता है? टेट्राहेड्रल वाइड में, और F माइनस ज़्यादा होना चाहिए एक यूनिट सेल में, जितना Ca+2 होगा उसका दोगुना होगा क्या? F माइनस, तभी तो ऐसा आ रहा है CaF2। तो F माइनस कहाँ पे जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड में। और CCP के केस में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितनी होती है? 8, क्योंकि Z कितना है? 4, और टेट्राहेड्रल वाइड होता है 2 × Z, मतलब 8 निकल के आएगा। तो यहाँ से आ गया क्या? Ca4F8। बात समझ में आ गई? अगर Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा कितना होगा? 8, उल्टा होता है। Ca कितना फ्लोरीन से घिरा हुआ है? 8, और फ्लोरीन कितना Ca+2 से घिरा हुआ है? 4। तो ये जो 8 है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है Ca+2 का, और ये 4 जो है ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? फ्लोरीन का। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं Na2O स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कटायन क्या होंगे? आधे होंगे, मतलब कटायन क्या होंगे? दोगुने होंगे, और अनायन क्या होंगे? आधे होंगे। तो यहाँ पर अनायन को रख दो CCP लैटिस में, तो O-2 कहाँ जाएगा? CCP लैटिस पे। और चूंकि कटायन दुगने लाने हैं तो कटायन को कहाँ रखेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड में। तो Na+ कहाँ चला गया? टेट्राहेड्रल वाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा O-2 CCP लैटिस में है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4, और Na+ टेट्राहेड्रल वाइड में है तो ये हो जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिख देंगे Na8, और O क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आई? तो यहाँ पर Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा, और O-2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? Na2O आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ZnS स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर याद रखना है कि अनायन तो जाएगा CCP लैटिस में ही। जनरली अनायन कहाँ पे जाता है? CCP लैटिस में, है ना? CCP लैटिस हो या सिंपल क्यूबिक लैटिस हो, मतलब क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट पे कौन जाता है? अनायन। और वाइड में कौन जाता है? कटायन। बस एक ही स्पेशल केस ऐसा है जिसमें कटायन चला जाता है CCP लैटिस में और अनायन कहाँ जाता है? वाइड में, और वो कौन सा है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो बस फ्लोराइड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एक्सेप्शन है। बाकी सब जगह अनायन जाएंगे लैटिस पॉइंट पे और कटायन जाएंगे वाइड में। तो यहाँ पर S-2 कहाँ पे जाता है? CCP लैटिस में। और Zn+2 कहाँ जाता है? तो देखो S-2 गया CCP लैटिस में, तो नंबर ऑफ S-2 पर यूनिट सेल कितना निकल के आया? 4। ठीक है, CCP लैटिस में 4। तो Zn+2 भी 4 होने चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल है, ZnS, जितना Zn+2 उतना ही S-2 एक यूनिट सेल में होना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा? कौन सा वाइड होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होता है। तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि Zn+2 जाता होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में, क्योंकि उसकी संख्या 4 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Zn+2 जाता है टेट्राहेड्रल वाइड में, लेकिन अगर पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल वाइड में चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 4। तो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है Zn+2। तो यहाँ से इसका भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या निकल के आएगा? टेट्राहेड्रल वाइड होता है 8, उसका 50% 4, तो दोनों का 4 Zn4 और S4। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड डायमंड सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल है। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डायमंड में कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है। तो इसका लोकेशन हम ध्यान में रखेंगे। कार्बन एटम जो डायमंड में होता है वो एक तो CCP लैटिस पे होता है और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में भी होता है। तो यहीं से देख लेंगे, CCP लैटिस में होगा तो CCP लैटिस में कितना होगा? 4। 8 कॉर्नर पे और फेस पे सारे मिला के कितने हो जाएंगे? 4। और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। CCP के केस में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या 8 और उसका 50%, मतलब 8 × 1/2 बराबर कितना आ गया? 4। दोनों को जोड़ दो, 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में हम जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है? क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल लैटिस पे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के बैठे होते हैं एक फिक्स अरेंजमेंट में, एक फिक्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में। लेकिन अगर उसी में कुछ डिफेक्ट आ जाए, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से हिल जाए, लैटिस पॉइंट से खिसक जाए, या तो अंदर चला जाए या उस लैटिस पॉइंट को छोड़ ही दे, मतलब कोई भी डिफेक्ट अगर एराइज होता है क्रिस्टल में, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट या डिफेक्ट इन सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। इसको हम समझ सकते हैं। क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है हमारा लैटिस पॉइंट, ठीक है। मान लो कि किसी एक पॉइंट में डिफेक्ट आ गया, सिर्फ यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये यहाँ से चला गया है, तो ये एक पॉइंट डिफेक्ट है ना। सिर्फ एक पॉइंट पे डिफेक्ट पाया गया है, क्रिस्टल लैटिस के सिर्फ एक पॉइंट पे डिफेक्ट पाया गया है, तो ऐसे को हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन मान लो कि पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्टेड है, ये भी एक लाइन ही पूरा क्या हो गया, डिफेक्टेड है। सारे जगह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं चले गए हैं, पूरा डिफेक्ट पूरे लाइन में अकर कर रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट का वो 2 तरह का, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्रिस्टल लैटिस के किसी एक पॉइंट पे हमको डिफेक्ट मिलेगा, और यदि पूरा लाइन पे है किसी एक पॉइंट पे या पॉइंट पे ही मिलेगा, है ना। एक पॉइंट पे हो सकता है, 2 पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर वो डिफेक्ट एक लाइन को पूरा अफेक्ट कर रहा है, पूरा का पूरा एक लाइन ही डिफेक्टेड हो रहा है, तब उसको हम लोग बोल देंगे क्या, लाइन डिफेक्ट। तब उसको बोल देंगे लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो जैसे जैसे समझा रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक इम्प्योरिटी या डोपिंग डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के हो गए, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी या डोपिंग डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होगा जिसमें कटायन और एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्रिसिटी जो है, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर चेंज नहीं होंगे, है ना। सेम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रहेगा कटायन और अनायन, डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद भी। डिफेक्ट का क्या मतलब होगा, कटायन और अनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सेम रेशियो में, जैसे NaCl है, तो वहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1। तो जितना Na+ अपने लैटिस पॉइंट को छोड़े उतना ही Cl- भी लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोइकियोमीटर सेम रहता है इसमें, बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ कटायन और एनायन चेंज हो जाएगा आफ्टर द डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, या तो मेटल एक्सेस हो जाएगा, मतलब कटायन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेटल एक्सेस मतलब कटायन ज़्यादा, या फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब कटायन कम। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से हो सकता है, एक अनायनिक वैकेंसी, अनायन अपने जगह को छोड़ के चला गया तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, अनायनिक वैकेंसी। और अनायन चूंकि अपने जगह को छोड़ के गया है तो वहाँ पर कटायन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। दूसरा हो सकता है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, कटायन ही क्या क्या कर गया है, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में, क्रिस्टल लैटिस में ही है लेकिन वो अपने पॉइंट पे नहीं है, तो वहाँ पे कहलाएगा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। ये तभी हो सकता है मेटल का डिफिशियंसी जब कटायन अपने जगह से छोड़ के क्या हो जाए, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला जाए, तो कटायनिक वैकेंसी डेवलप होगा और वहाँ पे मेटल का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट। बार बार इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों ही स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और दोनों ही कैसे हैं, पॉइंट डिफेक्ट है। इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग देख लेते हैं। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लिव्स देयर लैटिस साइट।
सेम रेशियो में कटायन और अनायन क्या होगा, अपने लैटिस साइट को छोड़ के चला जाएगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे मान लो यही था, ये मान लो Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, इस तरह से है, फिर क्या है Na प्लस है, Cl माइनस है और Na प्लस है, इस तरह से सपोज लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ पर मान लो कि ये Cl माइनस अपने जगह को छोड़ के चला गया, तो एक Na प्लस भी अपने जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। तो रेशियो सेम है, कटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मेंटेन होगा। तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। शॉटकी डिफेक्ट में सिंपली हम बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन या सेम रेशियो में कटायन एंड एनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। यहां पे कटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के नहीं जाता है, बल्कि वहां से डिसलोकेट हो जाता है। सपोज ZnS का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है Zn प्लस 2, S माइनस 2, S माइनस 2, Zn प्लस 2, S माइनस 2, सब मिला हुआ है। यहाँ पर किसका स्थान था, Zn प्लस 2 का, लेकिन अब Zn प्लस 2 यहाँ नहीं है, यहाँ से खिसक के कहा गया है इंटरस्टिशियल साइट में, Zn प्लस 2। तो यहाँ पर भी स्टोइकियोमीटर में कोई चेंज नहीं आया है, जितना Zn प्लस 2 और जितना S माइनस 2 पहले था अब भी है। लेकिन लैटिस पॉइंट के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो लैटिस पॉइंट में एक Zn प्लस 2 क्या हो गया है, खिसक गया है ना। तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट वैसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें कंपाउंड हैविंग सेम साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन का साइज सेम हो, वैसे कंपाउंड में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं है, उसमें कटायन और अनायन क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज के होने चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो शॉटकी डिफेक्ट में चेंज नहीं करता है। शॉटकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डज नॉट चेंज, के का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाता है, वो चेंज कर जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाते हैं। डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है शॉटकी में। सिंपल से हम इसमें समझ भी सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। तो वहाँ से कुछ कटायन और कुछ अनायन अपने क्रिस्टल को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो डेंसिटी पक्का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी यहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी कटायन या अनायन अपने लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के नहीं जा रहा है, बस वहाँ पे क्या हो रहा है, कटायन डिसलोकेट हो रहा है। Zn प्लस 2 अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जिसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए इस केस में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, मास तो सेम ही होगा। अगर ये क्रिस्टल लेंगे तो Zn प्लस 2 यहाँ नहीं होकर कहाँ है, यहाँ है, लेकिन वो छोड़ा नहीं है, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा। शॉटकी डिफेक्ट जनरली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में पाया जाता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 या 8। जैसे NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 6। KCl CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। तो ऐसे कंपाउंड में पाया जाएगा शॉटकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो पाया जाता है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में, जैसे ZnS हो गया, AgCl हो गया और AgBr हो गया। AgBr दोनों में है, इसको ध्यान रखेंगे। AgBr में शॉटकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस हो रहा है, लेकिन क्यों, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अनायनिक वैकेंसी डेवलप हो रहा है, अनायन अपने जगह पे नहीं है, कटायन की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, इसी को हम लोग एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सपोज करते हैं कि NaCl का क्रिस्टल है जिसको हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं। तो सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो यहाँ से Na प्लस निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, सोडियम प्लस एक्स्ट्रा में आके कंबाइन हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए अनायन की जगह पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब इस क्रिस्टल को देख के साफ पता चलता है कि Na प्लस की संख्या बढ़ गई है। 2 ही Cl माइनस है, लेकिन Na प्लस कितनी हो गई है, 3 हो गई है, मतलब मेटल एक्सेस में हो गया है। क्यों हुआ है,
क्योंकि अनायनिक वैकेंसी डेवलप हो गया है। यहाँ पे अनायन को रहना चाहिए लेकिन अनायन नहीं है, उसके जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर या फारबे सेंटर। ठीक है, अनायनिक वैकेंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। इसी के कारण क्या होता है, इस क्रिस्टल का कलर होता है। और ये क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। और इसी एफ सेंटर, इसी इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन के कारण ये क्या करता है, कलर शो करता है ना, ये कलर शो करता है। और ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर भी इसी एफ सेंटर के कारण है। तो ये सिमिलर है एज अ शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट के जैसा ही है, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लिव्स देयर लैटिस साइट। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कटायन आ गया है ना, या एक्स्ट्रा कटायन जा सकता है, कटायन और अनायन। सिर्फ क्या होना चाहिए, अनायनिक वैकेंसी डेवलप होना चाहिए। तो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये किसके तरह रिजेंबल करता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट से ये रिजेंबल करता है। अब देखते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। मेटल का एक्सेस तो हो रहा है लेकिन इस बार कटायन अपने इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। एक क्रिस्टल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, जब हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो देखिए Zn किस में बदल जाएगा, Zn+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और ये ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, हाफ O2 गैस यहाँ से क्या होगा, लिबरेट होगा। तो वही क्रिस्टल यहाँ पे बनाया हुआ है ZnO का, और इसको क्या कर दिए हम, हीट किए, तो क्या हो जाएगा, Zn+2, जिंक Zn क्या करेगा, Zn+2, तो ये Zn+2 आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए Zn+2 इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, O-2 ये तो ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। तो Zn+2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर कटायन सिर्फ क्या किया है, इंटरस्टिशियल साइट पे क्या हो गया है, चला गया है, कटायन यहाँ से बाहर नहीं गया है। तो यहाँ भी क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, क्योंकि अनायन तो ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या हो गया, O-2 बाहर निकल गया, लेकिन कटायन बाहर नहीं गया है, कटायन सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। कटायन अपने इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया और अनायन क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन गैस के रूप में यहाँ से चला गया। तो ये किसके तरह है, ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है, और ये रिजेंबल करता है फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह। फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था वो, लेकिन वहाँ पे भी क्या था, डिसलोकेशन डिफेक्ट, कटायन इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता था। अब ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी मतलब मेटल क्या हो जाएगा, अब कम होगा। तो ये तब होता है जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो Fe+3 है, ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किसको, Fe+2 को। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा। सपोज FeO का यहाँ पर क्या है, हमारा क्रिस्टल है, जहां पर Fe किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां से अगर 3 Fe+2 को हटा दिए, 3 Fe+2 को मान लो क्रिस्टल से क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो उसके जगह पर 2 ही Fe+3 आ जाएगा, तो काम हो जाएगा, क्योंकि +6 चार्ज यहाँ है और यहाँ भी क्या है, +6 चार्ज है। तो एक कटायन का स्पेस खाली रह जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। Fe+2 को हम रिप्लेस किए Fe+3 से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 Fe+2 थे, लेकिन यहाँ पर 3 Fe हटा है, 1 2 3 ही से काम चल गया है ना, 1 2 3, एक Fe+2 ही रहने दो, ये Fe+2 ही रहने दो। ठीक है, पहले चार्ज कितना था, तो 2 4 2 6 और 2 8 +8, अब क्या है 3 3 6 और 2 8। कहने का मतलब कि 3 Fe+2 हटा है तो 2 ही Fe+3 से काम चल गया। तो एक Fe+2 जहाँ पे था वहाँ पे क्या बन गया, कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो गया। तो ये समझ में आ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जब रिप्लेस करेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। अगला है इम्प्योरिटी या डोपिंग इफेक्ट। इम्प्योरिटी या डोपिंग इफेक्ट, डोपिंग टेस्ट भी होता है एथलीट का, कि कोई बाहरी इम्प्योरिटी तो उसके शरीर के अंदर नहीं है, कोई नशा या किसी टाइप का ड्रग तो उसके अंदर नहीं है। सेम वैसा ही यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल अगर मानते हैं तो उसमें किसी और सब्सटेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डोपिंग का करने का क्या मतलब हो गया, कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिफेक्ट है
तब उसको बोलेंगे डोपिंग डिफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। NaCl के क्रिस्टल में Na+ और Cl- के अलावे और भी दूसरा अगर कोई कटायन या आनायन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड डोपिंग डिफेक्ट, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया गया होगा। तो एक ही एग्जांपल पूछता है बार बार, NaCl में SrCl2 ऐड करते हैं तो देखो Na+1 में होता है और Sr+2 में होता है, तो जब 2 Na+ हटेगा तो एक Sr+2 आएगा। वैलेंसी सेम होना चाहिए, 2 Na+ हटेगा तो एक Sr+2 आएगा, तो एक कटायनिक वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक कटायनिक वैकेंसी डेवलप हो जाएगा। तो लिखा हुआ है Sr+2 ऑक्युपाई सम Na+ साइट्स, सब नहीं करते हैं, कुछ साइट्स, सम Na+ साइट्स एंड कटायनिक वैकेंसी डेवलप। यहां पर लिखा हुआ है Na है और Cl है ना, Na+ और Cl- का क्या है, क्रिस्टल है। इसमें 1 मोल SrCl2 हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। मतलब एक Sr+2 आयन अगर लेके चले, 1 Sr+2 आयन, तो उसके लिए 2 Na+ को हटना पड़ेगा, तब उसके जगह पर एक Sr+2 आएगा। तो देखो 2 Na+ हटा तो एक Na+ की जगह पर तो Sr+2 आ गया, लेकिन इस Na+ की जगह पर क्या रह गया, वैकेंसी हो गया। तो ये क्या है, सेम है। ये किस तरह से, कटायनिक वैकेंसी, कटायनिक वैकेंसी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इम्प्योरिटी और डोपिंग डिफेक्ट जो होता है वो सिमिलर होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी के जैसा ही। और इसमें कितना वैकेंसी क्रिएट होगा ये डिपेंड करेगा कितना Sr+2 आयन हम ले रहे हैं। एक Sr+2 लेंगे, एक वैकेंसी, 2 Sr+2 आयन रहेगा तो 2 वैकेंसी। तो लिखा हुआ है कटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पे 3 प्रकार से बांटा जाता है। इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज लिखा हुआ है तीनों के लिए। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स इसका क्या होता है, यूनिट। कंडक्टर के लिए इसका रेंज होता है 10⁴ से 10⁷ तक। सेमी कंडक्टर के लिए होता है 10⁻⁻6 से 10⁴ तक। और इंसुलेटर के लिए होता है 10⁻20 से लेकर 10⁻10 तक। तो ये रेंज है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इन तीनों में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है ये बैंड एनर्जी के आधार पे किया जाता है। बैंड एनर्जी गैप के आधार पे, बैंड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तीनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट ये होता है कि एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कोई भी सॉलिड, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करके कहाँ पहुँचना होता है, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है कंडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए हुए रहते हैं, तो आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। दूसरा है हमारा केस इंसुलेटर का। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं सकता, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर होता है। कौन, नाम ही है इंसुलेटर। और इसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है, -20 से -10, बहुत ही कम। उसके बाद बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम हो सकता है। ये इतना एनर्जी गैप है जिसको भरा जा सकता है। कुछ तरकीब लगा के हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी भी
कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, तो मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है किसमें, कंडक्शन बैंड में। और ये दो तरीके से पॉसिबल है, या तो हम टेम्परेचर राइज कर देंगे, तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो जंप करके जा सकते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। या दूसरा एक तरीका है कि हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, है ना। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो तरीके से इंक्रीज की जा सकती है, एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे या दूसरा उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रकार से ही सेमीकंडक्टर को डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है, जिसको हम लोग अब देखेंगे। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है प्योर, जिस चीज़ का सेमीकंडक्टर है वो उसी चीज़ का है, प्योर सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला हुआ है। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो होते हैं ये 14th ग्रुप एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जो होते हैं, खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हो गए इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये दो तरह के होंगे, आइदर पी टाइप नहीं तो एन टाइप। पी टाइप कब होंगे, जब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 14 के एलिमेंट में इम्प्योरिटी के रूप में हम मिला दें किसको, ग्रुप 13 के एलिमेंट को। और एन टाइप कब होंगे, जब ग्रुप 14 में हम किसको मिला दें, ग्रुप 15 के एलिमेंट को, तब बन जाएंगे एन टाइप। ग्रुप 13 में कौन होते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, है ना, ये सब। और एन टाइप में क्या होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। तो ये सारे चीज़ आ जाएंगे पी टाइप में और ये आ जाएंगे एन टाइप में, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो बात ही अलग है, ये क्या है, प्योर है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो देखिए अगर पी टाइप की बात करते हैं तो पहले हम क्या लेके रखे हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और यहाँ पर मान लो एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाना चाहते हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी 3 होता है। ग्रुप 14 का वैलेंसी कितना होता है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना होता है, 3, तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा होल, क्योंकि ये सब तो चारों इलेक्ट्रॉन है, एक बन जाएगा यहाँ पे क्या, होल क्रिएट हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की जाती है, वो होल होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है पी टाइप में, वो हमारा क्या होता है, होल होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम एन टाइप की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम अब कौन सा मिलाएंगे, ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट मिलाते हैं, मान लो कि मिला दिए आर्सेनिक। ग्रुप 15 का एलिमेंट वैलेंसी कितना होता है, 5, तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे ये तो चारों लिंक हो जाएंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, लेकिन एक ये इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बिल्कुल नहीं होता है, वो ओवरलैप किए रहता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा होता है और इंसुलेटर में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें अब क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो या तो ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप 15 का। अगर ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसको बोल देंगे पी टाइप। पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल है। होल मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, उसको पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब ग्रुप 15 को ऐड करेंगे
तो अब क्या हो जाएगा, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखते हैं लास्ट एस्पेक्ट सॉलिड स्टेट में, जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे पहले अभी हम देखें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड के पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह से होगा सॉलिड में, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो दो मोशन एक्वायर करता है, एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो कि क्या होता है, सर्कुलर मोशन में वो ट्रैवल करता है, और एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। जिस तरह से हमारा अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, सेम उसी तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक तो सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो दिया जाता है √L × L+1 h/2π के द्वारा। और दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसके कारण, और वो होता है √N × N+2, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, S के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, P ऑर्बिटल के लिए इसका वैल्यू S के लिए 0 होता है, P ऑर्बिटल के लिए इसका सब ऑर्बिट के लिए क्या होता है 1, D के लिए 2, ठीक है, और S के लिए 0। तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल और दूसरा स्पिन। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड को इतने टाइप में, 5 टाइप में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिक जो सबस्टांस होता है, डायामैग्नेटिक जो सॉलिड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सबस्टांस का किस लिए होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, तो रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वाटर है, NaCl है, बेंजीन है, ETC। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है, बहुत कम होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस का क्या होता है, कम होता है। एग्जांपल O2H2, O2 को हाईलाइट कर लेंगे। O2 बार बार पूछा जाता है कि O2 कैसा है, कन्फ्यूजन होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम मार देंगे क्या, डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ऑक्सीजन क्या है, O2 पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ड्यू टू स्मॉल डोमेन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक डोमेन ही बन जाता है, कुछ रेंज बन जाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वे क्या हो जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, CrO2। तो ये सब कैसे सबस्टांसेस है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस है। उसके बाद देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होगा, डोमेन तो होगा लेकिन ये एक दूसरे को मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसमें भी डोमेन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो इसमें भी डोमेन फॉर्म होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस में। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है MnO, याद रखेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। अगला है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, काफ़ी कम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसमें भी डोमेन बनता है, कुछ कैंसल आउट हो जाता है और कुछ ही मैग्नेटिक मोमेंट बचता है। तो इसलिए वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट एंड वीकली अट्रैक्टेड। एग्जांपल याद रख सकते हैं Fe3O4 जो कि आयरन का एक अच्छा और भी है, मैग्नेटाइट है ये, और MgFe2O4 या ZnFe2O4 जिसको फेराइट भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस के। तो यहाँ
यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।